3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं? लेट द पॉलिनोमियल बी fx is equal to 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो पूरा पॉलिनोमियल को सबसे पहले मैंने fx मान लिया। पॉलिनोमियल को fx मानने के बाद फिर देखिएगा फिर क्या करना है। इसमें ऐसा होता है कि हमें ना सबसे पहले जब भी ये क्यूबिक वाला पॉलिनोमियल हमको दे रखा होता है, देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें x की मैक्सिमम पावर 3 दे रखी हो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो x की मैक्सिमम पावर यहाँ पर 3 है। हम हमेशा किसी भी पॉलिनोमियल को अरेंज इस तरह से करते हैं कि सबसे पहले लिखते हैं सबसे बड़ी पावर वाली टर्म, फिर उसके बाद छोटी पावर वाली टर्म, फिर छोटी पावर वाली, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर्स हम उसको मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले x की पावर 3 वाला टर्म लिखा हुआ है। अब आप देखिएगा इसको कैसे करेंगे। हमें क्या करना होगा, हमें ना इसको हिट एंड ट्रायल से करना होगा। तो सबसे पहले मैं कहूंगा लेट x इज इक्वल टू 1। हम ये करते हैं इफ x इज इक्वल टू 1 देन f1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। तो 1 का क्यूब क्या हो गया 1, 1 इंटू 3 क्या हो गया 3, 1 का स्क्वायर हो गया 1 और माइनस 1, 3 माइनस 1 माइनस 3 और ये है प्लस 1। तो आप देखिए प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल आउट हो गया। इट मीन्स दैट x is equal to 1 is a root of fx, that is x minus 1 is equal to 0 is a factor of fx, is a factor of fx, x minus 1 is equal to 0। तो क्या है कि जो ये x माइनस 1 है, x माइनस 1 ये जो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल दे रखा है ना fx, ये इसका फैक्टर है x माइनस 1। तो आप ये देखो कि अब मुझे क्या करना है, मुझे x माइनस 1 से इस पूरे पॉलिनोमियल को अब डिवाइड करना है। देखो ऐसा होता है कि यहाँ पर तो ये इत्तेफाक की बात है कि हमने शुरुआत में ही x इज इक्वल टू 1 माना और x इज इक्वल टू 1 मान के हमारा पूरा पॉलिनोमियल कट गया, 0 के बराबर आ गया। ये 0 के बराबर आ गया। अगर ये 0 के बराबर नहीं आता तो मैं क्या करता, मैं x इज इक्वल टू माइनस 1 पर ट्राई करता। ठीक है, फिर अगर मान लीजिए x इज इक्वल टू माइनस 1 पर भी हमारा पूरा जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू 0 नहीं आती, तो फिर मैं x इज इक्वल टू 2 पर ट्राई करता। तो हम रिपीटेडली ट्राई करते रहते हैं, तो इस मेथड को हम बोल देते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक, तो एक फैक्टर निकालने के लिए मुझे हिट एंड ट्रायल मेथड ही लगाना पड़ता है क्यूबिक पॉलिनोमियल में, क्यूबिक जिसकी मैक्सिमम पावर 3 हो। तो हमारे पास एक फैक्टर आ गया x माइनस 1। अब क्या करेंगे, x माइनस 1 से इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे। यहां लिखिएगा लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन करेंगे। अब आपको क्या करना है, x माइनस 1 से ये जो पूरा पॉलिनोमियल है, इस पूरे पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से, ये जो बन गया फैक्टर नया x माइनस 1, इससे डिवाइड कर देंगे। समझ रहे हैं, x इज इक्वल टू 1 है ना, तो 1 को इधर ले आए तो माइनस 1 हो गया और इज इक्वल टू फिर क्या बचा 0। ठीक, तो आपने x माइनस 1 से इसको डिवाइड करा, तो ये क्या है 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस 1। तो देखिएगा पहला पहला टर्म देखते हैं बस, x से x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 3x क्यूब आ जाए, 3x स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा 3x क्यूब, 3x स्क्वायर इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं शायद से आंसर
x-1 ब्रैकेट ओपन x+1 और ब्रैकेट ओपन 3x-1 आना चाहिए शायद से। चलिए ठीक है, अभी देखता हूँ। तो 3x² में x को मल्टीप्लाई करा तो x 3x³ आ गया, 3x² में -1 को मल्टीप्लाई करा तो -3x² आया। अब नीचे वालों के साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस का था तो माइनस हो गया, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया। 3x³ माइनस 3x³ कैंसिल हो गया, -x² प्लस 3x², 3x² माइनस x² क्या हो गया 2x², -3x प्लस 1, -3x प्लस 1, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब फिर से पहला पहला टर्म देखो कि x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2x² आ जाए, x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2x² आ जाए। क्या करोगे, 2x प्लस का 2x, तो 2x इंटू एक्स क्या हो गया 2x², और 2x इंटू -1 क्या हो गया माइनस का 2x। नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो ये हो गया प्लस। ठीक है, तो 2x² माइनस 2x² कैंसिल आउट हो गया, -3x प्लस 2x क्या हो जाएगा -1x, और इस +1 को एज इट इज कॉपी कर लो ऊपर से नीचे, कर लिया। उसके बाद में x में क्या मल्टीप्लाई करें कि -1x आ जाए, बस पहला पहला टर्म देखना है। x में क्या मल्टीप्लाई करें कि -1x आ जाए, -1, तो यहाँ लिखो -1, -1 इंटू एक्स कितना हो गया -1x, और -1 इंटू -1 क्या हो गया +1। फिर नीचे वालों के साइन चेंज, ये +1x हो गया, ये -1 हो गया, -1x प्लस 1x कैंसिल आउट, +1 -1 ये भी कैंसिल आउट, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये है कि x-1 से ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल पूरी तरह से डिवाइड हो गया। अब ये जो पूरी तरह से डिवाइड हुआ है, तो जो ये क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को अब आपको फैक्टराइज करना है। नोट करें, नाउ वी हैव टू फैक्टराइज द क्वेश्चन। Now we have to factorize the quotient. क्वेश्चन को फैक्टराइज करें। क्वेश्चन को कैसे करेंगे फैक्टराइज, 3x² प्लस 2x -1 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे बेटा, मिड टर्म स्प्लिटिंग करके। तो मिड टर्म स्प्लिटिंग कैसे होती है भाई, ये देखिए ये x² वाला कोफिशिएंट क्या है 3, और कांस्टेंट टर्म क्या है -1, तो 3 इंटू -1 कर दिया, क्या आ जाएगा -3, 3 इंटू -1 कर दिया तो -3 आ गया। ठीक है, अब अब 2 को कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसका मल्टीप्लीकेशन एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो +2x के बराबर आ जाए, और मल्टीप्लीकेशन -3 के बराबर आए। तो ये हो गया 3x², इसको लिखो आप प्लस का 3x और माइनस का 1x, -1 इज इक्वल टू 0। इससे क्या हुआ, प्लस का 3x माइनस का 1x क्या बन जाएगा प्लस का 2x, और 3 इंटू -1 क्या बन जाएगा -3। मेरी बात सबको समझ में आ गई? बताइए बेटा। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन लिया जा सकता है, 3x कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा 1, तो x+1 आ गया। इन दोनों में क्या कॉमन लूँ कि x+1 बचे, -1 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x+1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिएगा इधर वाले टर्म में भी x+1 है और इस टर्म में भी x+1 है, तो x+1 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा 3x, और यहाँ क्या बचेगा बेटा -1 इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या हो गया x+1 3x - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक फैक्टर x+1 आ गया, एक फैक्टर आ गया 3x - 1। अब क्या करें, देयरफॉर ये जो पूरा पॉलिनोमियल था, देयरफॉर 3x³ -x² -3x + 1 इज इक्वल टू, पहला फैक्टर क्या था x - 1, और दूसरा फैक्टर ये है, तीसरा फैक्टर ये है, तो x - 1 x+1 और 3x - 1। समझ गए? यस सर। ये इसका Yes. फाइनल। विनायक यही आ रहा था ना शायद तुम्हारा भी? यस सर, मैंने यही बोला था। ठीक है ठीक है। और बताइए जी, और किसी का कोई डाउट हो तो, पॉलिनोमियल में हो या किसी भी चैप्टर में हो।
आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी फाइनल्स की डेट शीट भी आ चुकी है, तो अगर आप कोई भी चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, कहीं कोई डाउट हो, वंश बताओ। Excuse me, sir. So actually, I was asking for, can you please explain that middle split term again? मिड टर्म स्प्लिटिंग, Yes, sir. मिड टर्म स्प्लिटिंग दोबारा देख लीजिए। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 है, ये जो क्वेश्चन वाला आया है ना, इसमें मुझे क्या करना होता है कि जो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, जैसे 3x स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसको कांस्टेंट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो हमने 3 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, -3। ठीक है, -3 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो बीच वाली टर्म है ना 2x, इसको किस तरह से स्प्लिट करेंगे कि उसका एडिशन, मतलब जो हम स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करने के बाद जो टर्म्स आएंगी, उन टर्म्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो +2x के बराबर आ जाए, और मल्टीप्लीकेशन आए -3 के बराबर। ठीक है, तो आप वैसे ही सोच लो, जैसे मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 5x, तो आप उसको क्या लिख सकते हो, 1x + 4x, 2x + 3x, 4x + 1x, ये लिख सकते हो। या फिर 7x - 2x क्या बनेगा, 5x। या फिर 8x - 3x, तब भी क्या बन जाएगा, 5x। तो हम इस तरह से किसी भी नंबर को एडिशन या सब्ट्रैक्शन में स्प्लिट कर सकते हैं। तो जैसे 2x है, तो 2x को मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, 7x - 5x लिख दो, तो भी प्लस का 2x आएगा। लेकिन मुझे कुछ इस तरह से उसको स्प्लिट करना है कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन वो तो आए +2x के बराबर, लेकिन मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए 3 × -1 यानी कि -3 के बराबर। तो 3 -3 के बराबर आएगा, तो मैंने सोचा कि 3 - 1 अगर मैं कर दूं, 3x - 1x अगर मैं कर दूं, तो +2x आ जाएगा, और 3 × -1 करूंगा तो -3 आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, अब आगे की कहानी और इंटरेस्टिंग है, वो देखिएगा। भाई ये 3x स्क्वायर प्लस 3x है, तो पहली जो दो टर्म्स होती हैं उनमें से सोचो कि क्या कॉमन आ रहा है। हम ये कहेंगे कि 3 इधर भी है और 3 इधर भी है, तो 3 कॉमन आ जाएगा। इधर x स्क्वायर है और इधर x है, तो जो छोटी पावर होती है, जो छोटी पावर होती है उसको मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। तो x स्क्वायर और x में छोटी पावर क्या है, x, तो मैंने x बाहर ले लिया, तो इधर एक x बचा। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स इंटू एक्स, मतलब 2x Yes, है। sir. तो आपने एक एक्स बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, केवल एक एक्स। 3 आप निकाल चुके हैं, तो 3 तो लिखोगे नहीं, तो एक्स बचा यहाँ पर। यहाँ से आपने क्या निकाला था, 3 और एक्स दोनों ही निकाल लिए थे, तो यहाँ सिर्फ 1 बचेगा। उसके बाद जो आगे की दो टर्म्स होती हैं, बस उनमें पहली पहली टर्म ये देखनी होती है मुझे कि पहली टर्म में से क्या कॉमन लूं कि इसकी पहली टर्म जैसा मुझे मिल जाए। तो मैंने कहा -1x लिखा हुआ है, तो -1 निकाल लो, तो x बन जाएगा। सॉरी, जैसे -1x है, तो इसमें से इसमें से -1 निकाल लिया तो x बच गया। ठीक है, और अगला आप अपने आप ऐसे ही लिख दो, आप +1, मतलब जो यहाँ पर था ना सेकंड टर्म, वो ऐसे ही लिख दो, सेम आएगा। अगर मिड टर्म स्प्लिटिंग गलत नहीं करी है तो सही आएगा वो। वैसे भी आप समझ लीजिए कि -1 कॉमन लेने का मतलब पता है क्या होता है। देखिए ये सभी बच्चे ध्यान से सुनना कि कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि आप जो चीज कॉमन ले रहे हो ना, आप उससे सारे टर्म्स को डिवाइड कर रहे हो। जैसे यहाँ 3x स्क्वायर और 3x में आपने 3x कॉमन ले लिया, तो आपने 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर को 3x से डिवाइड करा, और फिर 3x को भी 3x से डिवाइड करा, तो 3x 1 जा 3x, तो इसलिए यहाँ 1 आ गया। और यहाँ 3 1 जा 3, तो 1 बचा। एक x से एक x कट गया, तो क्या बचा, केवल x बचा, तो इस वजह से x + 1 ये आया। ऐसे ही -1x और -1 है, तो इसमें मैंने सिर्फ पहली टर्म का ध्यान रखा कि पहली टर्म मुझे ऐसी चाहिए, ये वाली टर्म चाहिए सेम। तो फिर -1x को किससे डिवाइड करूं, तो -1x को मुझे -1 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो माइनस से माइनस कट गया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो केवल x बचा, इसलिए ये x आ गया। फिर जब आपने -1 से इसको डिवाइड करा है पहली टर्म को, तो दूसरी को भी -1 से ही करेंगे। तो -1 डिवाइडेड बाई -1, माइनस से माइनस कट गया, 1 1 जा 1, तो +1 आ गया। अब इधर भी x + 1 है और इधर भी x + 1 है, अब x + 1 कॉमन निकाल लो। जब x + 1 कॉमन निकाला, तो यहाँ क्या बचा, 3x, और यहाँ क्या बचा, -1। ठीक है, यस सर। चलिए जी, और बताइए, और किसी बच्चे को कोई डाउट हो, सर प्रोबेबिलिटीज में डाउट था। बताइए, कौन कौन सा डाउट है।
सर आर डी शर्मा ने तो एक्सरसाइज 25.1 में क्वेश्चन 10 था। दोबारा बोलो, चैप्टर नंबर 25। तो चैप्टर प्रोबेबिलिटीज है, लास्ट चैप्टर है। अच्छा, हाँ 25 दे रखा है मेरे में। हाँ बताओ कौन सी एक्सरसाइज है? सर एक्सरसाइज 25.1। 25.1 ठीक है, बताइए कौन सा क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन 10 है। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि इसमें ना नंबर ऊपर नीचे कर रखे हैं इन्होंने। Following table shows the birth month of 40 student in class 9th। ठीक है, मेरे में भी यही है। तो उसमें अगस्त में जो नंबर दिया है वो 5 है, बट आंसर अलग निकल रहा है। चलिए अभी देखता हूं मैं। एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देखिएगा। एक क्वेश्चन नोट करें सभी बच्चे। फॉलोइंग टेबल शोज द बर्थ मंथ following table shows the birth month of 40 students of class 9th. Birth month of 40 students of class 9th. Find the probability that a student was born in August. देखिए ये दे रखा है जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये दिया है। इसमें क्या दिया है? 40 स्टूडेंट्स हैं क्लास 9th में, 40 स्टूडेंट्स हैं और उसमें 40 में से कितने बच्चे हैं जिनका जनवरी में बर्थडे आता है? 3 स्टूडेंट्स। जिनका फेब में आता है ऐसे हैं 4 स्टूडेंट्स। मार्च में कितने बच्चों का बर्थडे आता है? 2। अप्रैल वाले भी 2 है, मई वाले 5 हैं, जून वाले 1 है, जुलाई वाले 2 हैं, अगस्त वाले 5 हैं, सितंबर वाले हैं 3 और अक्टूबर वाले भी 4, नवंबर वाले भी 4 और दिसंबर वाले भी 4। एक बार टोटल कर लो। 3 + 4 7, मतलब टोटल इन्होंने क्या बोला? 40 स्टूडेंट्स, तो 40 स्टूडेंट्स कवर हो जानी चाहिए। 3 + 4 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11 + 5 16 + 1 17 + 2 19 + 5 24 + 3 27, 27 + 12 27 + 12 39 है। तो एक एक का डेटा कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। इन्होंने टोटल जो दिया है वो टोटल दे रखा है 40 स्टूडेंट्स। फिर भी काउंट कर लो कहीं मुझसे मिस्टेक तो नहीं हुई। 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 6 कितना हो गया? 17, 17 + 7 24, 24 + 7, 24 + 7 कितना हो गया? 31, 31 और 8 कितना हो गया? 39। तो इसका मतलब हमने ठीक करा है, कैलकुलेशन मिस्टेक हमारी नहीं है। फिर वो पूछ रहे हैं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि अगस्त में पैदा हुए हैं। तो इसमें
that a student was born in August. चलिए जी, तो ये अगस्त वाला ही गड़बड़ लिखा हुआ है, इसको लिख लीजिए 6, ठीक है, और अब टोटल कर लो 40 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट was born in the month of August, कोई एक स्टूडेंट अगस्त के मंथ में पैदा हुआ हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगस्त में कितने बच्चे हैं जो क्लास में, जिन बच्चों का अगस्त में बर्थडे है? 6 स्टूडेंट्स, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 40, तो 6/40, 2 3 जा 6 और 2 20 जा। ये मैंने इसको 6 क्यों करा? क्योंकि आंसर मैंने देखा था तो आंसर 3/20 ही आ रहा था। अगर वो 5 होता और 5/40 रखते तो आंसर आता 1/8, ठीक है। तो आंसर 3/20 दे रखा था, दैट मीन्स ये ठीक है। बताइए, क्लियर है, समझ गए? Yes, sir. Yes. ठीक है। यस सर। और बताइए, और किसी बच्चे को कोई डाउट हो? वैभवी, यस सर, मेरे को प्रिया, एक डाउट है सुमन, समायरा, हाँ जी बताइए, बता विनायक बताओ। सर। मैं ढूंढ के बता दूं एक बार? हाँ सर वो मैम ने दे रखा है, ढूंढ के बता दो सर। हम बता दो, हाँ। Sir, I was also having doubt in quadrilateral. क्वाड्रिलेटरल्स में बता दो क्या डाउट है। Yes, sir. Sir, question is, a diagonal of a rectangle is inclined to लिख one लूं? side of the rectangle. हाँ लिख लूं एक बार मैं? Yes, sir. हाँ बताओ। और डायगोनल Of a rectangle ऑफ अ रेक्टेंगल is inclined to one side इज इंक्लाइंड to one side of a rectangle टू वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगल at 25 degree. एट 25 डिग्री। The acute angle between the diagonals is. नेक्स्ट लाइन है फुल स्टॉप के बाद। Yes, sir. ठीक है। द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स, हाँ बोलो। Sir, ये question. अच्छा बस यही है, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। इसमें क्या है? हर डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्लाइंड टू वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगल एट 25 डिग्री। तो जैसे एक रेक्टेंगल है, इधर ही कर लेते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि इन्होंने क्वाड्रिलेटरल ना बोलकर रेक्टेंगल बोला है। रेक्टेंगल से मुझे एक बेनिफिट मिल जाता है कि रेक्टेंगल के सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री होते हैं, पहली चीज। उसके बाद डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्लाइंड टू वन साइड। तो डायगोनल है ये दो, एक डायगोनल तो बेटा ये हो गया और एक डायगोनल ये हो गया। तो रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल में डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल होती है, ठीक है। तो रेक्टेंगल में जो डायगोनल्स हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है, सेम होती है। अब देखिएगा आप, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्लाइंड टू वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगल एट 25 डिग्री। तो मैंने ये माना कि ये वाला डायगोनल है, इसको मान लो ए बी सी डी। मैंने ये कहा कि मान लो ये वाला जो डायगोनल है, ये वाला डायगोनल इस वाली लाइन के साथ इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ 25 डिग्री। 25 डिग्री हो गया, ठीक है। और अब क्या करें? to one side of a rectangle at 25 degree, the acute angle between the diagonals is okay। तो डायगोनल्स जो हैं, अब एक चीज देखो मेरे को समझ में आ रही है, ये मैंने 25 डिग्री लिया, तो वो पूछ रहे हैं कि ये जो एक्यूट एंगल है, एक्यूट मतलब छोटा एंगल, तो इसको मैंने x मान लिया। वो पूछ रहे हैं कि ये x आप बताइए कितना होगा। तो क्या होता है कि डायगोनल्स, रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं,
रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं, वो जो डायगोनल्स हैं उनकी जो लेंथ है वो हमेशा इक्वल होती है और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। तो देखो इस वाले पॉइंट को अगर मैंने O बोल दिया ना बेटा, इसको अगर मैंने O बोल दिया तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल होगी, सिमिलरली ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ भी इक्वल होगी। तो हम ये कहेंगे OAD the triangle OAD is an isosceles triangle because OA is equal to OD. Therefore, angle OAD is equal to angle ODA. Angle OAD is equal to angle ODA. रीजन में क्या लिखेंगे? Base angles of an isosceles triangle are equal. तो भाई ये भी 25 डिग्री हो गया। तो अब क्या करिए, OAD में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। Therefore, एंगल OAD प्लस एंगल ODA प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन में लिखिएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। तो OAD कितना है 25 डिग्री, ODA कितना है ये भी 25 डिग्री और AOD पूछ रहे हैं हमसे। तो ये क्या हो गया, ये आ गया 25 प्लस 25 कितना हो गया 50 डिग्री और एंगल AOD इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 180 डिग्री हो गया। तो एंगल AOD इज इक्वल टू आ गया 180 माइनस 50, तो ये कितना हो गया 130 डिग्री। तो क्या ये सही आंसर है? नो बताइए। सर। नहीं, उसका रीजन क्या है कि वो पूछ रहे हैं द एक्यूट एंगल, वो एक्यूट एंगल पूछ रहे हैं। तो देखिएगा जब ये वाला एंगल x, जब ये 130 डिग्री है, जब ये वाला 130 डिग्री है तो आप समझ जाइए कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो बाई लीनियर पेयर ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर एंगल AOD, एंगल AOD प्लस एंगल BOA इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में लिखिए लीनियर पेयर। और AOD मैंने निकाला 130 डिग्री प्लस एंगल BOA इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BOA कितना हो जाएगा 180 माइनस 130 मतलब 50 डिग्रीज। बताइए समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक है, चलिए जी, और बताइए भाई, और किसी बच्चे के कोई डाउट्स हो? सर मुझे डाउट है। हाँ सिमर बताओ। सर आरडी शर्मा में क्वाड्रिलेटरल चैप्टर 13.3 एक्सरसाइज। एक मिनट, चैप्टर आपके में क्वाड्रिलेटरल कौन सा दे रखा है? 14 दे रखा है आपके पास जो आरडी है उसमें? सर 13। 13, चलो कोई नहीं, मैं क्वाड्रिलेटरल मेरे में 14 दे रखा है। ठीक सर है, मेरे को भी है लेकिन मैं चार्ट बॉक्स में लिख रहा हूँ उसे। क्या समझ में नहीं आया मुझे? सर मेरे को भी डाउट है, मैं उसको चार्ट बॉक्स में लिख रहा हूँ सर। चैट बॉक्स में चाहे तो लिख दो, चाहे तो फोटो खींच कर व्हाट्सएप कर दो मुझे, ठीक है सर। जैसा ठीक लगे। ठीक है, हाँ बताओ सिमर कौन सा है? सर 13.3 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 6। 13.3, रुक जाओ जरा,
13.3 मेरे में चैप्टर 14 है, तो मतलब होगा यहाँ 14.3। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 जरा एक बार पढ़कर बताना क्या है। Sir, P and Q are the points आर of द पॉइंट्स ऑफ trisection of ट्राइसेक्शन ऑफ the. द डायगोनल। ठीक है, Yes, ठीक है, yes, यही है, sir. मेरे में भी यही है। ठीक है, चलिए अब जरा देखिएगा, ये क्वेश्चन नोट करिए, ये मिटा रहा हूँ इधर से, या ये वाला मिटा रहा हूँ। एक क्वेश्चन नोट करें आप क्वाड्रिलेटरल का, P एंड Q आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन P and Q are the points of trisection of the diagonal BD of a parallelogram ABCD. Of the diagonal of the diagonal BD of a parallelogram ABCD, full stop. Prove that CQ is parallel to AP. Prove that CQ is parallel to AP. Full stop. Prove also that AC bisects PQ. Prove also that prove also that AC bisects PQ. AC bisects PQ. अब देखिएगा, P and Q are the points of trisection of the diagonal BD of a parallelogram ABCD. एक पैरेललोग्राम दे रखा है हमको ABCD, तो पहले पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो फिगर नहीं दे रखी है, हम अपने हिसाब से जो इन्होंने दे रखा है उसी के हिसाब से हम समझकर फिगर ड्रॉ करेंगे। इसको बोल दीजिए A, B, C और D। पैरेललोग्राम ABCD, P and Q are the points of trisection of the diagonal BD. तो डायगोनल BD है। अच्छा, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन क्या होता है? ट्राइसेक्शन का मतलब जैसे किसी भी चीज को कहते हैं ना कि बाइसेक्ट कर दिया, तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। अगर ये बोल रहे हैं ट्राइसेक्ट करना है, ट्राइसेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है? तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो तीन के लिए हमको दो पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, वो दो पॉइंट्स इन्होंने दे दिए हैं, P और Q। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया P और यहाँ पर Q। ये है P और ये है Q। तो इससे क्या पता चला? ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये तीनों लेंथ्स इक्वल हैं। BP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QD, ये दे रखा था। फिर वो कहते हैं प्रूव दैट CQ इज पैरेलल टू AP। मेरे को ये प्रूव करना है कि CQ जो है, आप C से Q को ज्वाइन कर लीजिए और A से P को ज्वाइन कर लीजिए।
वो बोल रहे हैं कि हमको ये प्रूव करना है कि सी क्यू इज पैरेलल टू एपी, ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है, अभी देखते हैं। सी क्यू इज पैरेलल टू एपी, ये कैसे होगा? Sir, midpoint theorem. ना, मिड पॉइंट थ्योरम नहीं लगाने की जरूरत नहीं है। मिड पॉइंट थ्योरम पैरेलल लाइंस तो दे रखी हैं। ये चलो एक काम करते हैं, हम ये बोलेंगे इन ट्राइंगल ए पी बी, हेडिंग डालें इन ट्राइंगल। अच्छा ये जैसे है ना बीपी, तो यहां लिख दो पहले गिवन बीपी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू डी इज इक्वल टू एक्स। एक्स मान लिया हमने, ब्रैकेट में लिख लेना से का मतलब ऐसा हमने माना। और ये दे रखा है इन्होंने कि पी और क्यू जो है वो बीडी के पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन है। पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब क्या, तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा बीपी, पी क्यू और डी क्यू, ये तीनों की लेंथ सेम होगी, एक्स के बराबर हमने उसको मान लिया। ये करने के बाद में फिर मैं ना दो ट्राइंगल्स की बात करता हूँ। मैं कहूंगा एक ट्राइंगल हो गया ए पी बी एंड जो दूसरा ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल आप ले लो सी क्यू डी, ट्राइंगल सी क्यू डी, ये भी x है, ये वाली लेंथ भी x है और ये वाली लेंथ भी x है। अब क्या करिए, जब ट्राइंगल एपीबी की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी। रीजन में लिखना अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं तो ये इक्वल ही होंगी। एक तो ये हो गया, फिर मैं ये लिखूंगा कि एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल सी डी क्यू, एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल सी डी क्यू। रीजन में क्या लिखना है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि ए बी और सी डी, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस हैं, और ये पूरी लंबी लाइन जो है ट्रांसवर्सल हो गई, तो ट्रांसवर्सल के इस तरफ बनने वाला एंगल और इस तरफ बनने वाले एंगल को हम क्या बोल देते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझ गए कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, ये हो गया। इसके बाद तीसरी लेंथ जो है वो क्या है, बीपी, बीपी इज इक्वल टू डी क्यू, बीपी इज इक्वल टू डी क्यू, और दोनों ही एक्स के इक्वल हैं। तो क्या क्या लिया मैंने, ए बी, ये वाला एंगल, ये वाली साइड, तो साइड एंगल साइड। ऐसे नीचे क्या लिया, सी डी, ये वाला एंगल और ये वाली साइड, तो साइड एंगल साइड बाई ऐसे एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, हमारा ट्राइंगल ए बी पी और इधर क्या लिया, सी डी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल
CDQ, ABP और CDQ दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, अब क्या करना होगा देखिएगा, मुझे तो ये प्रूव करना है ना कि AP और CQ जो है ये दोनों पैरेलल हैं। अच्छा, ये दोनों पैरेलल हैं। तो क्या करेंगे, आप एक काम करो, इसमें दोनों पैरेलल, हाँ, हम ये कहेंगे इसका ये वाला एंगल P वाला एंगल, P वाला एंगल कौन से प्लेस पर आ रहा है, थर्ड प्लेस पर अल्फाबेट क्या है, P, तो इट इंप्लाइज दैट एंगल APB इज इक्वल टू, इसके थर्ड प्लेस पर क्या है, Q, इज इक्वल टू एंगल CQD। रीजन में लिखे हैं भाई CPCT, वही हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया। ठीक है, जब हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया, तो मैं ये कहूंगा कि अगर ये एंगल Y है और ये भी Y है, तो बेटा ये वाला कितना हो जाएगा, 180 माइनस Y। ऐसे ही ये वाला कितना हो जाएगा, 180 माइनस Y। दिखाई दे रहा है सबको कि नहीं? यस सर। यस सर। अब आप ये समझो कि जब ये वाला एंगल 180 माइनस वाई और ये वाला 180 माइनस वाई, तो इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल ही होगी, तभी तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है। बताओ समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. समझ गए? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बन गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये तभी तो इक्वल होंगे जब ये लाइन AP और CQ, जब ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी। तो AP और CQ पैरेलल हो गई, समझ में आ गया? यस सर। अब जब ये है ना कि AC बाइसेक्ट्स PQ, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, AC को ज्वाइन करना पड़ेगा, एक बार AC को ज्वाइन करना पड़ेगा, और फिर देखना होगा कि ये लेंथ और ये लेंथ वो ट्रायंगल बनाकर, चलिए कल करवाता हूँ आगे वाला पार्ट इसका। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। और बाकी भी सारे स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ मैं कि आपको कहीं से भी कोई भी डाउट आए वो बता दीजिएगा, और जैसे ही आप लोगों के एग्जाम की डेट शीट आए मेरे साथ इंडिविजुअली आप शेयर कर देना, क्योंकि फेब शुरू होने वाला है, 4-5 दिन, एक हफ्ता बचा हुआ है बस जैन का, तो फेब में ही आपके फाइनल एग्जाम्स होंगे। ज्यादातर स्टूडेंट्स के तो ऐसा ही होता है, तो आप लोग बता देना मेरे को जब भी आपकी डेट शीट आए। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और दूसरा एक चीज, हाँ आप सभी बच्चों को एक चीज और बता रहा हूँ कि मैं मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से ये उम्मीद लग रही है कि शायद केसेस भी धीरे धीरे डाउन हो जाएंगे। 31 तक तो देखिए कॉलेज, स्कूल, कोचिंग सेंटर सब बंद कर रखे हैं। मोस्ट प्रोबेबली मैं 31 के बाद यानी कि 1 से मैं स्टार्ट कर दूंगा ऑफलाइन क्लासेस भी। ठीक है, ओके सर। चलिए जी, ठीक है, ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।